Hello everyone. So today we are going to start with our act, which is the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act. This act is Act number 56 of 2007. अगर हम इस एक्ट के बारे में बात करें तो ये एक्ट जो है वो बेसिकली इसलिए बना गया है ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए हम कुछ ऐसे प्रोविजंस बना सकें जिससे हम उनके मेंटेनेंस और वेलफेयर के राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये पूरा जो एक्ट है वो इसी पे बेस्ड है। आइए हम शुरू करते हैं। बात करें इसके प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल बोल रहा है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognized under the constitution and for matters connected therewith or incidental thereto। तो इसकी अगर बात करी जाए, प्रोविज़न ये बता रहा है हमारा जो प्रियम्बल है वो ये बता रहा है कि एक्ट इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि एक इफ़ेक्टिव प्रोविजंस बन सके फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर, ताकि जो इसके अंदर प्रोविजंस है वो मोर इफ़ेक्टिवली हमारे पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को उनके मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए उनका जो राइट है उसको प्रोवाइड कर सके इफ़ेक्टिवली, ये बताता है। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो अब हम इसके चैप्टर्स और वो सब देख लेते हैं। तो इसमें जो एक्ट है हमारा, इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स वी हैव। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ प्रिलिमिनरी, देन द सेकेंड चैप्टर इज़ मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, जिसके अंदर टोटल हमारे 4 से 18 सेक्शंस के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 3 जो है वो बताता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। देन चैप्टर 4 डिफाइंस प्रोविजंस फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। देन वी हैव चैप्टर 5 विच डिफाइंस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर भी अच्छे से डिफाइंड है। And then we have chapter 6, which is offense and procedure for trial, and the last chapter is chapter 7, miscellaneous. So we are going to deal with all of these chapters, और हम 32 के 32 sections पूरे इसी वीडियो में कवर करेंगे। So let's begin with the act। जो सेक्शन 1 है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो हम इसकी असेंट, जब प्रेसिडेंट की असेंट इसको मिली थी, दैट इज़ द डेट 29 ऑफ दिसंबर 2007। ये आपके प्रीलिम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एज टू व्हेन दिस एक्ट गॉट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो हमारी है 29 ऑफ दिसंबर 2007। एंड आई होप कि आपको असेंट और इनैक्टमेंट का इन्फोर्समेंट डेट के बाद डिफरेंस के बारे में ज़रूर पता होगा। तो इसकी जो असेंट डेट है वो 29 ऑफ दिसंबर 2007 है। और वही अगर इसकी बात करी जाए इनैक्टमेंट के इन्फोर्समेंट की, तो वो हमारा जो सेक्शन 1 है वो क्लियरली डिस्क्राइब करता है क्लॉज सब सेक्शन 3 में, इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट के बारे में बोल रहा है। दैट मीन्स कि हर स्टेट की खुद की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस एक्ट को हर स्टेट में इन्फोर्स किया जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हेन दिस एक्ट गॉट एनफोर्स्ड इन यूपी। तो यूपी के अंदर ये जो एक्ट है ये 25 ऑफ दिसंबर 2012 में इन्फोर्स हुआ था। कब? 25 ऑफ December। I'm not able to use this pen, I don't know why, but I'll just make sure कि मैं जब 25 of December 2012 में। Okay, so let's head towards the section 2, which is definition. In this act, unless the context otherwise requires, सबसे जो हमारी important definitions है हम वही cover करेंगे because we have to study smartly। तो the very important definition is clause A, which states children includes son, daughter, grandson, granddaughter, but does not include minor। यहाँ पे सन है, डॉटर है, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर है, बट यहाँ पे माइनर नहीं बोला है। मतलब ये जो भी बच्चे हैं, सन हुआ, डॉटर हुआ, ग्रैंडसन हुआ या ग्रैंड डॉटर हुआ, ये होंगे, बट ये सब में से कोई भी अगर माइनर हुआ तो वो चिल्ड्रन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि दिस क्लियरली स्टेट्स बट डज नॉट इंक्लूड माइनर। ओके, सो ये हमारा है।
इसके बाद में हम अगर जो है 2B के बारे में बात करें तो वो बोल रहा है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस से हम इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या समझते हैं? तो मेंटेनेंस इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो मेंटेनेंस है वो हमने चैप्टर में, जब हम चैप्टर डिस्कस करे थे तो हमने उस टाइम देख ही लिया था कि अलग अलग जो है वो चैप्टर्स बने हुए हैं। तो जब हमने इसके चैप्टर्स डिस्कस करे थे तो उसमें क्लियरली हमारे मेंटेनेंस के अंदर अलग अलग प्रोविजंस बने रखे थे फॉर हेल्थ केयर एंड फॉर मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो ये सब भी हमारे मेंटेनेंस के अंदर आता है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एज टू अंडर दिस एक्ट द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस इंक्लूड्स व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि क्या क्या है, फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। तो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है माइनर की। तो माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो एक्ट याद रखना है और माइनर की डेफिनेशन याद रखनी है, इसमें हमें सिर्फ इतना ही करना है। देन हमारी नेक्स्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। पेरेंट मीन्स फादर, मदर विद द बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर as the case may be, whether or not the father or mother is a senior citizen। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि फादर मदर इंक्लूड्स करता है बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव या स्टेप ये, और दूसरी चीज़ इसमें बोली है कि फादर या मदर सीनियर सिटीज़न हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें एकदम अच्छे से इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, विच स्टेट्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल और इनटेंजिबल एंड इंक्लूड्स राइट और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी किस तरह की होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, एंसेस्ट्रल या फिर सेल्फ एक्वायर्ड, ये कोई भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। और किसी भी काइंड में इसमें ये भी इंक्लूडेड है कि वो टेंजिबल या इनटेंजिबल भी हो सकती है। दैट मीन्स इनटेंजिबल के अंदर हमारे सारे जो IPR है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड कर दिए बाय यूजिंग द टर्म इनटेंजिबल। प्लस ऑल्सो इंक्लूड्स राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। अब राइट्स एंड इंटरेस्ट से हमारा क्या इसमें आ रहा है, राइट्स इंक्लूड्स ईजमेंट राइट्स, तो वो सब भी हमारे प्रॉपर्टी के अंदर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। देन वी हैव 2G which talks about relative. Relative means any legal heir of childless senior citizen who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after his death. तो relative में it includes legal heir of childless senior citizen। यहाँ पे relative में हमारा legal heir के बारे में बात कर रही है। किसके legal heir? चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज़ नॉट अ माइनर। चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के लीगल हेयर जो कि माइनर नहीं है एंड इज़ इन द पोजेशन ऑफ और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। दैट मीन्स कि ऐसा चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ऐसा चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन जो कि जिसका लीगल हेयर जो है वो एक माइनर नहीं है और वो उसकी प्रॉपर्टी के पोजेशन को इनहेरिट करेगा या उसकी डेथ के बाद उस चीज़ को इनहेरिट करेगा। आई होप आपको ये रिलेटिव की डेफिनेशन भी क्लियर हो। देन वी हैव द नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी 2H। दिस डिफाइंस सीनियर सिटीजन मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव। ये भी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव। जिस किसी इंसान ने भी जो कि इंडिया का सिटीजन है और 60 ईयर्स की एज या उससे अबव अटेन कर ली है तो वो हमारा सीनियर सिटीजन कहलाएगा एज पर दिस एक्ट। देन मुझे जहाँ तक इसमें है कि वी हैव ओनली दीज मच इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें पता ही है, ट्रिब्यूनल्स का भी हम सेक्शन 7 के अंदर देखेंगे। और वेलफेयर की अगर हम बात करें, वेलफेयर भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें ये बोल रहा है कि वेलफेयर मीन्स ये सेम हमारा जो हम मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग जिसे बात करे थे उसी से रिलेशन में बोल रहा है।
वेलफेयर मीन्स प्रोविजन फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर्स एंड अदर एम्यूनिटीज़ नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन। तो ये जो है ये हमारा एक्ट बात करता है सारी इन डेफिनेशंस में, और इन डेफिनेशंस को आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि कौन से सबसेक्शन में या कौन से क्लॉज में हमारा क्या बात कर रहा है। देन वी हैव सेक्शन 3, वो बोलता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this act or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this act। तो इसमें ये बात कर रहा है कि एक्ट जो है वो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट हमारा देगा। सेक्शन 3 में बस हमें इतना याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव चैप्टर 2, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एक्ट का। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सेक्शन 4 है, तो सेक्शन 4 जो है वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न। पेरेंट्स की जो डेफिनेशन है वो हमने 2D में देखी थी, और सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन हमने देखी थी, किस में देखी थी, 2H में। उसके बाद में हमने मेंटेनेंस की भी डेफिनेशन जो देखी थी वो 2B में देखी थी। A senior citizen, including parent, who is unable to maintain himself from his own earnings or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under section 5 in case of। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा सेक्शन 4 ये बोल रहा है कि a senior citizen including parent, यहाँ पे सीनियर सिटीजन में पेरेंट को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि मेंटेन नहीं कर पा रहा है खुद को फ्रॉम हिज ओन अर्निंग्स, या तो खुद की जो उनकी अर्निंग सोर्स है उससे, या फिर आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम, शैल बी एंटाइटल। यहाँ पे लिखा है शैल बी एंटाइटल, मतलब यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन हो रही है कि शैल बी एंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 इन केस ऑफ पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट। पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के केस में बोल रहा है अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन नॉट बीइंग अ माइनर। तो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के केस में चिल्ड्रन नॉट बीइंग माइनर आ गया है, और चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के उसमें अगेंस्ट सच ऑफ हिज रिलेटिव रेफर्ड टू इन क्लॉज G ऑफ सेक्शन 2। तो ये जो हमारे हैं इनके अगेंस्ट में एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 फाइल करी जा सकती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। हमारा जो सबसेक्शन 2 है वो ये बात करता है द ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव एज द केस मे बी टू मेंटेन अ सीनियर सिटीजन एक्सटेंड्स टू द नीड ऑफ सच सिटीजन सो दैट सिटीजन मे लीड टू अ नॉर्मल लाइफ। यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है वो कैसी है कि ऐसा मेंटेनेंस जिसमें द सीनियर सिटीजन मे लीड टू अ नॉर्मल लाइफ। और ऑब्लिगेशन किस पे है, चिल्ड्रन और रिलेटिव। चिल्ड्रन का हमेशा याद रखना, चिल्ड्रन का जो है वो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के केस में रहेगा, और जो सीनियर सिटीज़न या फिर सीनियर सिटीज़न जो कि चाइल्डलेस है उसके उसमें जो रिलेटिव्स है जो 2G में डिफाइंड है उनका रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा बात कर रहा है वो है द ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन टू मेंटेन हिज और हर पेरेंट एक्सटेंड्स टू द नीड ऑफ सच पेरेंट ईदर फादर मदर और बोथ और एज द केस मे बी सो दैट सच पेरेंट में लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो ऊपर चिल्ड्रन और रिलेटिव की एज द केस में भी है सीनियर सिटीजन में, फिर पेरेंट्स की उसमें बात कर दी है 4 में और 3 में, और 4 जो बोल रहा है एनी पर्सन बीइंग अ रिलेटिव। तो 2 में किसके बारे में बात कर दी है, सीनियर सिटीजन जो अपने चिल्ड्रन रिलेटिव से ले रहा है, फिर पेरेंट्स के उस पर दे दिया है, और नेक्स्ट में रिलेटिव ऑफ सीनियर सिटीजन एंड हैविंग सफिशिएंट मीन्स शैल मेंटेन सच सीनियर सिटीजन प्रोवाइडेड ही इज़ इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सच सिटीजन और ही वुड इनहेरिट। तो जो रिलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले मैंने समझाया उसी के रिलेशन में बोल रहा है कि जो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी लेगा या उसकी डेथ के बाद में उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा तो उसके ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है शैल, तो शैल मेंटेन सच सीनियर सिटीजन, तो वहाँ पे भी एक उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ गई। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 5 एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। सेक्शन 5 जो है अब वो बात कर रहा है एप्लीकेशन का। तो एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 4 मे बी मेड। अब कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है, मे भी लिखा है। सबसे पहला है सीनियर सिटीजन,
और पेरेंट, सीनियर सिटीजन और पेरेंट एज द केस में बी। फिर बी जो है वो बोल रहा है इफ़ ही इज़ केपेबल, सॉरी, इफ़ ही इज़ इनकेपेबल बाय एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑथोराइज्ड बाय हिम। तो एनी अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहा है। एंड देन वी हैव सी द ट्रिब्यूनल में टेक कॉग्निजेंस सुओ मोटो। यहाँ पे सुओ मोटो की बात करी जा रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 एप्लीकेशन फाइल करने के उसमें 3 जनों को हमारे यहाँ इसमें सेक्शन में राइट दे रखा है। सबसे पहला है कि जो सीनियर सिटीज़न है या पेरेंट खुद कर सकता है अगर, और बी बोल रहा है कि अगर वो इनकेपेबल है तो वो किसी भी अदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाइल करवा सकता है। और सी बोल रहा है कि ट्रिब्यूनल जो है वो खुद से कॉग्निजेंस ले सकता है, दैट इज़ सुओ मोटो। तो इन 3 कंडीशंस में जो है हमारी एप्लीकेशन होगी। अब एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज़ किया गया है मीन्स एनी वॉलंटरीली एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। यहाँ पे सिर्फ एक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट दिया गया है तो ये इम्पॉर्टेंट बनता है। उसके अंदर ये होनी चाहिए या फिर किसी लॉ द्वारा वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये हमारा इसमें बात कर रहा है। जो सबसेक्शन 2 है वो हमारा बात करता है इंटरिम ऑर्डर के बारे में। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये जो है सबसेक्शन 2 वो इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर के बारे में बात करता है। तो इसमें ये बोल रहा है द ट्रिब्यूनल मे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन ऑर्डर सच चिल्ड्रन और रिलेटिव टू मेक मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ सच सीनियर सिटीजन। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बात कही है, किसके लिए, सच सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड टू पे द सेम टू सच सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट एज द ट्रिब्यूनल फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। तो इंटरिम ऑर्डर जब हम एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो उसमें इंटरिम ऑर्डर को कंसिडर करते हुए भी जो ट्रिब्यूनल है वो एक ऑर्डर पास कर सकती है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एज वेल आप लायबल हो मेंटेन करने के लिए अपने पेरेंट्स को या फिर सीनियर सिटीजन्स को। ओके, नाउ वी हैव सबसेक्शन 3 जो कि बोलता है ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सबसेक्शन 1 after giving notice of the application to the children or relative and after giving the parties an opportunity of being heard, hold an inquiry for determining the amount of maintenance। एप्लीकेशन फाइल हो गई, हमने यहाँ पे नोटिस भी दे दिया किसको, एप्लीकेशन टू द चिल्ड्रन और रिलेटिव को, और दोनों पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, उनको हर्ड करने के बाद हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट, द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो जो सबसेक्शन 3 है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बात करी गई है और उसके प्रोसीजर के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सबसेक्शन 4 में, एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 2। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 में है बोला गया है कि जो सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन फाइल हुई है दैट इज़ इंटरिम ऑर्डर में for monthly allowance and for maintenance and expenses for proceeding shall be disposed within 90 days from the date of service of notice of the application to such person। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन हमारी सबसेक्शन 2 में है दैट शुड बी डिस्पोज्ड विद इन द 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन। ओके, और प्रोवाइडेड में ये बोल रहा है कि द टाइम में एक्सटेंड once for the maximum period of 30 days in exceptional cases for the reasons to be recorded। तो अगर जनरल देखा जाए तो 90 days है, बट अगर एक्सटेंड करके देखा जाए तो वो मैक्सिमम 30 days के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। तो टोटल वी हैव हियर इज़ 120 days, बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 90 days ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव subsection 5, an application for maintenance under subsection 1 may be filed against one or more person। one or more person के against भी करी जा सकती है कि provided that such children or relative may impede the other person liable to maintain the parent in application for maintenance। an application for maintenance under subsection 1 may be filed against one or more person
तो यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि अगर किसी भी सीनियर सिटीज़न के पेरेंट के एक से ज़्यादा बच्चे हैं या एक से ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल करी है, तो वो या तो एक या उन सब के अगेंस्ट में भी फाइल कर सकता है। और जहाँ पे अगर वो मेंटेनेंस ऑर्डर सबके अगेंस्ट में हो चुका है, ये हमारा सबसेक्शन 6 बता रहा है कि वहाँ मेंटेनेंस ऑर्डर अगर मिल गया है अगेंस्ट मोर देन वन पर्सन और किसी की भी अगर डेथ हो जाती है, देन द डेथ ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ अदर्स टू कंटिन्यू पेइंग मेंटेनेंस। तो डेथ ऑफ द अदर पर्सन दूसरों की लाइबिलिटी से उसको छुटकारा नहीं देगा। और सेम जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 44 इफ़ आई एम राइट। फिर आता है सबसेक्शन 7 जो बोल रहा है एनी सच अलाउंस फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। डेट ऑफ सच ऑर्डर से पेएबल होगी, ठीक है। और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी। तो जो 7 है वो ये बोल रहा है कि पेएबल कब से होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर अगर ऐसा किया है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस या हो, तो वो वहाँ से भी हम उसको पे करने का हम वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रिब्यूनल जो है वो या तो ये ऑर्डर कर रही है कि इस डेट से जो फाइनल ऑर्डर निकला है आप इससे अमाउंट में ऑफ मेंटेनेंस पे करोगे, तो वो इतने से पे करेगा। और अगर वो ऐसा लिख रही है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको मेंटेनेंस का अमाउंट पे करना है, तो एज द केस मे बी, तो आप वहाँ से पे करोगे। देन वी हैव 8 जो बोल रहा है इफ़ चिल्ड्रन और रिलेटिव सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। अब ये अगर फेल कर रहे हैं विदाउट सफिशिएंट कॉज, ठीक है, तो एनी सच ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल है हमारी, फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर के लिए वारंट इशू कर सकती है फॉर लिविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लिविंग फाइन्स। तो जिस तरह से हम फाइन लेते हैं उस तरह से हम वो जो अमाउंट ड्यू है उसको लेंगे। एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ्स अलाउंस फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी, remaining unpaid after the execution of warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month, may extend to 1 month लिखा है, imprisonment which may extend to 1 month or until payment if sooner made whichever is earlier। तो इसमें ये हो रहा है कि फ़ाइन की तरह हम कलेक्ट करेंगे और जो मंथ का जो ड्यू है उसको पेमेंट को होली और इन पार्ट अलाउंस ऑफ मंथ को हम लेंगे, प्लस अगर वो फेल कर जाता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट देना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट में सफ़र करना पड़ेगा ऑफ 1 मंथ दैट विच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ, दैट इज़ मैक्सिमम आप उसको 1 मंथ का ही दे सकते हो। और अगर वो पेमेंट कर देता है, मतलब या तो पेमेंट करो या फिर इम्प्रिजनमेंट को सफ़र करो, दिस इज़ इंटरप्रिटेटिंग इन दिस सेंस, ओके। अब प्रोवाइडेड में अगर हम देखें ओनली पेएबल इफ ऑन एप्लीकेशन मेड टू ट्रिब्यूनल विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। तो ये जो चीज़ है ये तभी होगी जब जो एप्लीकेंट है वो अमाउंट जिस दिन से ड्यू हुआ है उस दिन से 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट कर रहा है, तभी ये वाला जो हमने ऊपर प्रोवाइडेड पढ़ा है वो होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। आई मीन जो सेक्शन 8 हमने पढ़ा है वो होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। कब? जो है हमारा एप्लीकेंट उसको ट्रिब्यूनल के सामने विद इन 3 months फ्रॉम द डेट विच द अमाउंट इज़ ड्यू उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर द सेम पर्पस। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज़ दी सेक्शन 6 दैट इज़ जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। अब हमारा जो सेक्शन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है जुरिसडिक्शन और प्रोसीजर। तो सेक्शन 5 में जो प्रोसीडिंग है मे बी टेकन अगेंस्ट चिल्ड्रन और रिलेटिव इन एनी डिस्ट्रिक्ट, चिल्ड्रन और रिलेटिव इन एनी डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? जहाँ पे वो चिल्ड्रन या रिलेटिव रिसाइड कर रहा है या लास्ट रिसाइडेड, या फिर वेयर चिल्ड्रन और रिलेटिव रिसाइड्स, यहाँ जहाँ पे वो रिसाइड कर रहा है, मतलब जहाँ पे एप्लीकेंट रिसाइड कर रहा है या लास्ट रिसाइडेड, या फिर जहाँ पे चिल्ड्रन या रिलेटिव रिसाइड कर रहे हैं। तो इन 2 जगहों पर
जो है वो एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है। ये उसका एप्लीकेशन का जुरिस्डिक्शन होगा। फिर है हमारा ऑन receipt of application under section 5, the tribunal shall issue process for procuring presence of children or relative against whom the application is filed। तो एप्लीकेशन फाइल होने के बाद सेक्शन 5 में ट्रिब्यूनल जो है शैल इशू द प्रोसेस, उनको इशू करना है प्रोसेस फॉर प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव जिसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करी गई है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा सेक्शन 3 है, सॉरी सबसेक्शन 3 है, वो बात कर रहा है for securing attendance of children or relative, tribunal shall have power of judicial magistrate first class as provided under the code of criminal procedure। ये बात कर रहा है कि ट्रिब्यूनल के पास कैसा पावर होगा, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ कैसा पावर होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के जैसा पावर जो कि CRPC में डिफाइंड है। ओके, नाउ वी हैव सबसेक्शन 4, all evidence to such proceeding shall be taken in the presence of children and relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made and shall be recorded in the manner as prescribed for summon cases। summon cases में जैसे evidence record होते हैं वैसे ही हमारे इस एक्ट में भी उसी प्रकार होंगे। प्लस एक और कंडीशन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed। ये हमारा इसमें एक इम्पॉर्टेंट है प्री के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा आता है प्रोवाइडेड दैट इफ़ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding the service or willfully neglecting to attend the tribunal may proceed to hear and determine the case ex parte। जब जो चिल्ड्रन या रिलेटिव जिसके अगेंस्ट ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस प्रपोज हुआ है वो विलफुल अवॉइड कर रही है सर्विस को या विलफुली निगलेक्ट कर रही है टू अटेंड द ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल के पास ये पावर आ जाता है कि वो केस को एक्स पार्टे डिस्पोज ऑफ कर दे। कब? जब वो विलफुली अवॉइड कर रही है या फिर विलफुली निगलेक्ट कर रही है। देन वी हैव सबसेक्शन 5 विच डिफाइंस वेयर द चिल्ड्रन और रिलेटिव इज रिसाइडिंग out of the India, the summons shall be served by the tribunal through such authority as the central government may by notification in the official gazette specify। ये आप सिर्फ एक लाइन पढ़ के छोड़ दीजिए, ये अपने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Then we have subsection 6, the tribunal before hearing an application under section 5 before hearing refers the same to a conciliation officer and such conciliation officer यहाँ पे मे यूज़ करा है, तो वो चाहे तो भेज सकती है चाहे तो नहीं भेजे, पर अगर वो भेज देती है कंसिलिएशन ऑफिसर को तो कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सबमिट हिज फाइंडिंग विद इन 1 month एंड इफ एमिकेबल सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड एट द ट्रिब्यूनल शैल पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। तो ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो कंसिलिएशन ऑफिसर को जो रिपोर्ट है वो भेज सकती है, अगर वो भेज देती है तो फिर कंसिलिएशन ऑफिसर को विद इन 1 month अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, और वही उसको आगे फॉरवर्ड करना है ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल वही जो सेटलमेंट का ऑर्डर है उसको पास कर देगी। ओके, देन वी हैव सेक्शन 7। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रिब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रिब्यूनल, इसमें ये सिंपल इतना ही बोल रहा है, हमें जो ध्यान रखना है वो यही कि जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, मतलब जो स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया है, ठीक है, और इसमें ये लिखा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट शैल विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब जब कमेंस होगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर स्टेट अलग अलग अपनी डेट के और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस एक्ट को इन्फोर्स कराएगा अपने स्टेट में। तो जब स्टेट इन्फोर्स करा देता है उसके विद इन 6 months कॉन्स्टिट्यूट करेगा फॉर ईच सब डिविजन 1 or more ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, और उसको कौन प्रिसाइड करेगा? ऑफिसर हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ स्टेट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 8 है, दैट इज़ समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी। ये भी बहुत छोटा सा, ये इसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस यही बोल रहा है कि जो प्रोसीजर होगा वो किस तरह से होगा, समरी प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। ये बोल रहा है कि सेक्शन 5 में जो इंक्वायरी होगी तो ट्रिब्यूनल उसमें हमारा समरी प्रोसीजर फॉलो करेगा, और
पावर जो होगा वो एक सिविल कोड का होगा फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ एंड चैप्टर 26 ऑफ CRPC प्लस सिविल कोड का। ठीक है, बस इसमें हमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन 9 पे, दैट इज़ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस के बारे में आ रहा है कि जब ऑर्डर फॉर, ये भी छोटा सा ही, इसको ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बोला है कि अगर चिल्ड्रन रिलेटिव एज द केस में भी जो है रिफ्यूज़ करता है या टू मेंटेन सीनियर सिटीजन बीइंग अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, तो ट्रिब्यूनल में on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relative to make monthly allowance at such rate for the maintenance of senior citizen. बट जो ये सीनियर सिटीज़न को हम मेंटेनेंस दे रहे हैं वो मैक्सिमम अलाउंस उसकी जो है वो ट्रिब्यूनल 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता। दैट मीन्स द ट्रिब्यूनल शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़ पर मंथ। मतलब जो हम मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करेंगे वो टाइम एज पर दी सर्कमस्टांसेस डिसाइड किया जाएगा, बट यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है, अप टू 10,000 तक ही आप जो है मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। इसमें भी हमें बस इतना ही ध्यान रखना है। देन वी हैव अल्टरेशन इन अलाउंस। सेक्शन 10 ये बोल रहा है कि ऑन प्रूफ ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट or change in circumstances of any person receiving monthly allowance under section 9 for maintenance of order under the section to pay monthly allowance for maintenance, the tribunal may make such alteration as it think fit in the allowances for maintenance. अगर मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा, 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहली मिसरिप्रेजेंटेशन, दूसरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट और चेंज इन सर्कमस्टांसेस। किसी भी पर्सन के उसमें अगर जो हम मंथली अलाउंस का सेक्शन 9 में हमने दिया है उसमें किसी भी तरह से अल्ट्रेशन की अगर होगी रिक्वायर्ड, तो ट्रिब्यूनल जो है वो अल्ट्रेशन का ऑर्डर कर सकती है और अलाउंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग करेगी। जैसे इसमें सबसे बेस्ट अगर आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊँ तो ये हो सकता है जैसे कि ट्रिब्यूनल ने जो है वो ऑर्डर पास कर दिया चिल्ड्रन के अगेंस्ट to maintain their parents for minimum amount of 5,000 रुपीज़ ओके पर मंथ उनको दे दिया, बट हो सकता है कि जो चिल्ड्रन है उनकी जो कंडीशन हो वो इस ऑर्डर के बाद में ज़रूरी नहीं कि कंडीशन अच्छी हो जाए या बद से बदतर भी हो सकती है। तो अगर बद से बदतर हो गई, दैट इज़ चेंज इन दी सर्कमस्टांसेस, तो उस टाइम अगर वो होता है तो ट्रिब्यूनल इन सबको सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए जो अलाउंस का है अमाउंट उसको एज पर द सर्कमस्टांसेस चेंज या फिर उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकती है। ओके, देन वी हैव एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ये सिर्फ आपको इसका सेक्शन का टाइटल याद रखना है, इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव सेक्शन 12, ये भी आपको सिर्फ टाइटल याद रखना है, ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। देन वी हैव सेक्शन 13, डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। कि डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट कैसे होगा। डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट में ये बोल रहा है, व्हेन एन ऑर्डर इज मेड अंडर दिस चैप्टर, the children or relative who is required to pay any amount in term of such order shall within 30 days from the date of announcing the order deposit the entire amount ordered in such manner as the tribunal may direct। जिस तरह से ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग विदिन 30 डेज, 30 डेज कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर वो डिपॉजिट करेगी एंटायर अमाउंट को। ठीक है, इसमें भी इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा सेक्शन 14, अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज़ अलाउड। अगर आप लोगों को पता हो तो हम CPC के अंदर भी इंटरेस्ट का देखते हैं, प्रोविजंस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी जो है ट्रिब्यूनल ऑर्डर अगर कर रही है मेंटेनेंस का तो वो डायरेक्ट कर सकती है। यहाँ पे लिखा है ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट, इसका मतलब है कि ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर सकती है एडिशन टू द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सिंपल इंटरेस्ट शैल ऑल्सो बी पेड। मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही होगा जिसका हमारा है नॉट लेस देन 5% और मैक्सिमम उसको हम 18% दे सकते हैं। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, परसेंट ध्यान रख लीजिए और सिंपल इंटरेस्ट ध्यान रख लीजिए, बस हो गया। देन वी हैव सेक्शन 15, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। इसमें भी सिंपल इतना याद रखना है कि
एपिलेट ट्रिब्यूनल, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी हमारा एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट टू हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। और ये प्रिसाइड कौन करेगा? शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हमारा ट्रिब्यूनल जो है वो कौन प्रिसाइड कर रहा है? ट्रिब्यूनल हमारा जो है वो सब डिविजनल ऑफिसर प्रिसाइड कर रहा है अंडर सेक्शन 7, और एपिलेट ट्रिब्यूनल में हमारे डीएमजी बैठ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है इसमें। उसके बाद में 16 के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस अपील का जो टाइम पीरियड है वही याद रखना है कि जो सीनियर सिटीज़न या पेरेंट एज द केस में भी अगर अग्रीव्ड हुआ है किसी भी ऑर्डर से तो वो विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर प्रेफर कर सकता है अपील टू द एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब अपील के लिए गया है तो उस टाइम जो है मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आप ये चीज़ ले ही नहीं सकते डिफेंस में कि अपील में गया है तो हमने पेमेंट देना बंद कर दिया। जी नहीं, इसके अंदर एक ड्यूटी बाउंड है, यहाँ पे शैल लिखा है। दैट मीन्स कि ऑर्डर मेंटेनेंस ऑर्डर शैल बी कंटिन्यूड टू बी पेड टू सच पेरेंट, जो भी अमाउंट ऑर्डर हुआ है वो। ठीक है, और किस मैनर में? उस मैनर में एज डायरेक्टेड बाय द एपिलेट ट्रिब्यूनल। इसके अंदर भी आपको बस इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसमें बस एक और चीज़ याद रखना कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, और हाँ बस आपको इसमें इतनी याद रखनी है। अब हमारा ये जो है, हाँ एक चीज़ और याद रख लीजिएगा आप इसमें कि एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको विदिन 1 मंथ जो है अपील, विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द अपील डिस्पोज ऑफ करनी है, और जो कॉपी है ऑर्डर की वो दोनों पार्टीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है। देन वी हैव सेक्शन 17 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। Notwithstanding anything contained in any law, no party to proceeding before a tribunal or appellate tribunal shall be represented by legal practitioner। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंस है इस एक्ट का, जो बोल रहा है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा नहीं होगी। बिफोर ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। यहाँ पे नो पार्टी लिखा है। नो पार्टी टू प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब लीगल प्रैक्टिशनर हम यहाँ के इसके अंदर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। फिर आता है दैट मीन्स कि जो आप खुद से एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हो, मतलब जो सीनियर सिटीज़न है या फिर पेरेंट है जो खुद से एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं, उनको खुद को ही अपने केस को प्रेजेंट करना होगा। फिर हमारा सेक्शन 18 जो है वो मेंटेनेंस ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, शैल डेजिग्नेट डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर और एन ऑफिसर not below the rank of district social welfare officer by whatever name called as maintenance officer। मेंटेनेंस ऑफिसर होगा जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर या उसके अबव रैंक का अगर कोई ऑफिसर है वो होगा। दैट इज़ क्योंकि उसमें लिखा है नॉट बिलो द रैंक, तो ऑब्वियस है कि या तो वो या उसके अबव रैंक अगर कोई हुआ तो वो। और जो मेंटेनेंस ऑफिसर है shall represent a parent if he so desires, represent a parent if he so desires during the proceeding of tribunal or appellate tribunal as the case may be। अगर वो खुद के डिज़ायर पे किसी केस को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस ऑफिसर को ही वो है राइट। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। चैप्टर जो 3 है वो हमारा बात कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। ये भी काफ़ी इजी है और इसके अंदर भी आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी सब कुछ। स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश एंड मेंटेन सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स एट एक्सेसिबल प्लेस। एक्सेस होना चाहिए उस प्लेस का। ठीक है, और कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 होना चाहिए ईच डिस्ट्रिक्ट में टू अकोमोडेट मिनिमम 150 सीनियर सिटीजन्स हु आर इंडिजेंट। ठीक है, 150 सीनियर सिटीजन्स मिनिमम होना चाहिए जो कि इंडिजेंट है। इंडिजेंट के बारे में हमने CPC के अंदर ऑर्डर 33 में पढ़ रखा है।
नेक्स्ट जो बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि ओल्ड एज होम की जो होगा उसमें स्टैंडर्ड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस जो कुछ भी होगा, मेडिकल केयर हुई या जो भी एंटरटेनमेंट टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच होम, जो कुछ भी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ इंडिजेंट मीन्स एनी सीनियर सिटीजन हु इज़ नॉट हैविंग सफिशिएंट मीन्स एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू मेंटेन हिमसेल्फ। चैप्टर 4 हमारा जो बात कर रहा है वो मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन बात कर रहा है। ये भी इजी ही है, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पे एक बाउंडेशन है, शैल लिखा है कि उनको मेडिकल सपोर्ट तो देना ही देना है। वेयर एज ओल्ड एज होम में यहाँ पे लिखा है मे इस्टेब्लिश, तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है पर मेडिकल सपोर्ट के लिए बाउंडेशन है, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 5 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर रहा है, जिसमें सेक्शन 21 जो है मेजर्स फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एट्सेट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, इसको आपको टाइटल देख के छोड़ देना है। सेक्शन 22 अथॉरिटी हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसको भी टाइटल देख के छोड़ देना है। जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर के अंदर है दैट इज़ चैप्टर 4 के अंदर, वो हमारा सेक्शन 23 है। 23 ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू बी अवॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, प्रॉपर्टी जो अगर ट्रांसफ़र हो रही है कुछ सर्कमस्टांसेस में वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड कंसिडर किएगा। अब वो वॉइड कैसे होगा ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी जो अगर ट्रांसफ़र करी है किसने, पेरेंट ने या सीनियर सिटीज़न ने, सॉरी यहाँ पे सिर्फ सीनियर सिटीज़न लिखा है कि कोई भी सीनियर सिटीज़न जो है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद में अगर उसने ट्रांसफ़र किया है बाय वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज हिज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कंडीशन के साथ अटैच्ड होना चाहिए। क्या कंडीशन, कि जो ट्रांसफरी है शैल प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज़, द ट्रांसफरी शैल प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज़ एंड बेसिक फिजिकल नीड्स to the transferor and such transferee refuses or fail to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property जो है shall be deemed to have been made by fraud or coercion or undue influence and shall at the option of transferor be declared void by the tribunal। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है वो फ्रॉड, कोवर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के उसमें होगी, ये समझा जाएगा कि ये इसके अंदर ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है। ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, ये, और वॉइड किसके ऑप्शन पे है, ट्रांसफरर के ऑप्शन पे। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वॉइड उसको डिक्लेयर कौन कर रहा है, ट्रिब्यूनल डिक्लेयर कर रहा है, मतलब ट्रिब्यूनल उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को डिक्लेयर करेगा वॉइड। बट एट द ऑप्शन, वॉइड किसके ऑप्शन पे होगी, ट्रांसफरर के ऑप्शन पे, पर वॉइड उसको डिक्लेयर कर कौन रहा है, ट्रिब्यूनल, ठीक है। और फ्रॉड, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं। इसमें फिर ये है नेक्स्ट जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर ग्रैटिट्यूअस गिफ्ट वो दे रहा है और नोटिस के साथ दे रहा है, ठीक है। ग्रैटिट्यूअस गिफ्ट जैसे पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको, where any senior citizen has a right to receive maintenance out of an estate and such estate or part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee. The right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of the right or if the transfer is gratuitous, but not against the transferee for consideration and without notice. ट्रांसफ़र अगर ग्रैटिट्यूअस है और उसके पास नोटिस है तो उसमें मेंटेन करने की एक लाइबिलिटी बन जाती है, पर जहाँ पे कंसिडरेशन के साथ और विदाउट नोटिस आप दे रहे हो तो उसमें लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है वो चैप्टर 6 है, ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल। सेक्शन 24 जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है एक्सपोजर एंड abandonment of senior citizen, whoever having the care or protection of senior citizen, whoever कोई भी having the care or protection of senior citizen leaves such senior citizen in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizen shall be punished with imprisonment for a description which may extend to 3 months or fine which may extend to 5,000 rupees or with both।
कोई भी ऐसा इंसान विद द इंटेंशन ऑफ होली अबंडनिंग सच सीनियर सिटीजन, उसको कहीं पे छोड़ देता है किसी ऐसी प्लेस पे जो कि अननोन है उसके द्वारा, या फिर जैसे भी केस है, वो इंटेंशन होना चाहिए यहाँ पे। इंटेंशन कैसा? उसको होली अबंडन करने का। तो ऐसे इंसान शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 months, मतलब मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा, और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000, दैट मीन्स मैक्सिमम 5,000, और विद बोथ। तो ये उसके बाद में सेक्शन 25 जो है वो हमारा बताता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो इसका कैसा होगा कॉग्निजेंस ऑफेंस का? दिस एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है प्री के रिस्पेक्ट में कि जो ऑफेंसेस है उनका कॉग्निजेंस कैसा है अंडर दिस एक्ट। तो कैसा है? कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड समरीली बाय द मजिस्ट्रेट। हम समरीली सब जो भी ऑफेंसेस हैं उनको ट्राई करेंगे। अब हमारा जो है मिसलिनियस पार्ट आता है। अब जो कुछ है वो सब आपको सिर्फ टाइटल के अकॉर्डिंग याद करना है, बाकी इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अब पूरा जो एक्ट है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका है हमारे लिए। सेक्शन 26 जो है वो बोल रहा है ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट हमने सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसको जो पब्लिक सर्वेंट जो भी ऑफिसर्स है इसके अंदर, चाहे वो स्टाफ हो या ऑफिसर अपॉइंट हुआ है इस एक्ट में, वो क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। सेक्शन 27 बोल रहा है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड। यहाँ पे जो हमारा सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इन एनी मैटर विच एनी प्रोविजन अंडर दिस एक्ट अप्लाइज टू। और जैसे हम इंजंक्शन ग्रांट करते हैं अंडर सीपीसी, तो इंजंक्शन भी हम नहीं ग्रांट कर सकते इन एनी सिविल कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट्स डन अंडर दिस एक्ट। ओके, देन वी हैव सेक्शन 28 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कि अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन गुड फेथ में लिया गया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 29 पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। इसमें बस ये याद रखना कि कोई भी अगर डिफ़िकल्टी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास उसका पावर है, ठीक है। देन वी हैव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। देन वी हैव सेक्शन 31 विच स्टेट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू। अब अगर इसमें कुछ भी तरह का अमेंडमेंट या फिर कुछ भी करना है या कुछ ऐड ऑन करना है इस एक्ट में, तो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक पीरियोडिक रिव्यू और मॉनिटर करेगी इसके प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंटेशन को। तो जो मैं अमेंडमेंट का या जैसे जो भी बता रही थी या रूल्स को वो करने का, वो हमारा सेक्शन 32 में डिफाइंड है। तो 32 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। और इन रूल्स को भी आपको इतना ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जो सबसेक्शन 3 है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोल रहा है कि एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड as soon as may be after it is made before each house of state legislature where it consists of 2 houses or where such legislature consists of 1 houses before that house। मतलब कि जब अगर किसी भी तरह का रूल हम कर रहे हैं तो उसको हमें बिफोर द ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे अगर कोई एक ही है स्टेट लेजिस्लेचर तो वहाँ पे हमें उसके आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एज़ वी नो कि यूपी के अंदर दोनों है, तो हमें दोनों स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली जो प्रोसीजर है वो फॉलोड होगा। तो ये था आपका एक छोटा सा एक्ट, हमारा पूरा दी सीनियर सिटीज़न एक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको ये अच्छा लगा है मेरा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करना, ताकि जो भी यूपी का एग्ज़ाम दे रहा है आई होप कि वो इस एक्ट को अच्छे से करके जाए, क्योंकि ये एक छोटा एक्ट है और काफ़ी स्कोरिंग एक्ट है। और इस एक्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आते हैं वो आपके 100% सारे राइट हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर लेक्चर। थैंक यू।